स्टूडेंट होपफुल यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज हम करने लगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वन बाय वन हम सब चीजों को यहाँ क्रैक डाउन करेंगे और इंशाल्लाह टॉपिक जो मैं समझाऊंगा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलरेडी ये चीजें हमने बेसिक लेवल क्लास 10 में डिस्कस किया हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे और स्टैटिक्स का मतलब ये है कि वो रेस्ट पे होंगे, यानी कि हम चार्जेस को रेस्ट पे क्या करने वाले हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनकी नेचर वगैरह आपस में देखेंगे। तो मान लो इस वक्त मैंने यहाँ पे दो चार्ज ले लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आए थे ये चीजें भी हमने बेसिक लेवल पे बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे हम इसमें नहीं जाएंगे कि चार्ज कैसे आया, हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं चीजों को। स्टूडेंट यहाँ पर अगर एक बॉडी है और उस पर जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतनी अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, हमने बॉडी ले ली, तो हम इस बॉडी को बोलते हैं कि बॉडी हमारे पास न्यूट्रल है। लेकिन मान लो अगर इस पर मैं एक और चार्ज ले आऊं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, और वो चार्ज कैसे लाया जाता है, वो चार्ज हम फ्रिक्शन के जरिए भी इस पे चार्ज ला सकते हैं, फ्रिक्शन के जरिए हम चार्ज ला सकते हैं। तो मान लो हमने किसी चीज के साथ इसको रगड़ा, इस बॉडी को, और इस पे हमने क्या लिया, फ्रिक्शन के जरिए इस पे हम एक और चार्ज लिया जो कि नेगेटिव। अब इसमें दो नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अब हम क्या कहेंगे कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। यस, हम इसको बोलेंगे कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। इसकी वजह ये क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। डन। अच्छा, इस तरह का इस पे हम फर्दर इसको फ्रिक्शन करें और इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएंगे तो अब हम इसको बोलेंगे बेशक के इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी पड़े हुए, लेकिन ये बॉडी अब पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। ये बात आ रही समझ? ओके, अब फर्दर हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है अब उसकी तरफ आ जाते हैं। तो टॉपिक जो आज है हमारे पास वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को समझने से पहले दो तीन चीजें आपको जरूरी पता होनी चाहिए, और उसमें से क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म्स है जिस तरह के हम बोलते हैं, बात दफा बीच में आता रहेगा। देखें ना, डेफिनेशन के अंदर क्या आया हुआ है, पॉइंट चार्ज। पहले हम जरा यहाँ देख लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या चीज है। ठीक है, क्यू का मतलब चार्ज। क्यों ये चीज जब तक आपको नहीं पता होगी तो आप आगे नहीं समझ नहीं आएगी फिर बार बार चीजों की। एक हम देख लेते हैं पॉइंट चार्ज क्या है, फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या है, और इसी से रिलेटेड हमने नीचे क्वेश्चन भी बनाया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या है। फिर होता है हमारे पास यूनिट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, सोर्स चार्ज भी होता है हमारे पास, उसको भी मैं नहीं डिस्कस करूंगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ हम निकल जाएंगे। वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक पढ़ाएंगे तो सोर्स चार्ज को भी आपको बता दूंगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें स्टूडेंट, तो पॉइंट चार्ज का एक चीज याद रखना कि इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड, एम का मतलब मैग्नीट्यूड, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि अगर एक चार्ज का अपना कोई मैग्नीट्यूड है, ये एक चार्ज हमने लिया पॉजिटिव, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हम कहते हैं 2 कूलम का, और एक और चार्ज भी हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसका भी अपना, इसको हम कहते हैं इसका 5 कूलम चार्ज था या 2 कूलम, वट एवर द चार्ज इज। तो 2 कूलम एक अच्छा खासा हमारे पास चार्ज है। तो इसकी जो फील्ड होती है, हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है। ऐसे ही ना स्टूडेंट, ये इसकी भी आउटवर्ड है और इसकी भी हमारे पास क्या आउटवर्ड है, और दोनों क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि इसका अपना भी एक अच्छा खासा मैग्नीट्यूड था, तो दैट्स वाई ये इसको भी रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा। और ये जो चार्ज लेके आया ये पॉइंट चार्ज है, इसको भी मैं पॉइंट चार्ज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को अगर ये रिपेल करेंगे, वजह क्या है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, और वो दूसरे जो भी उसके साथ हमने जो चार्ज रखा होता है, वट एवर द नेचर ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसकी फील्ड लाइंस को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा पॉइंट चार्ज। ठीक है, और पॉइंट चार्ज एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जो हम एक स्पेस में कंसीडर करते हैं। जैसे कि अभी एक चार्ज है मेरे पास, उसको मैं इतना उसको हम छोटा करते रहेंगे कि वो एक पॉइंट पे आ जाए, लाइक दैट। लेकिन ये जो एक पॉइंट पे इस वक्त आ चुके खाली एक बड़ी सारी स्पेस में, इसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे, और इसकी सारी कंसंट्रेशन इसी एक पॉइंट पर ही है, लेकिन इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। ये बात याद रखना कि इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता है वो इमेजिनरी एक पॉइंट पे बड़ा होता है, लेकिन ये जानना भी आपको पता होना जरूरी है कि इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होता है। जबकि अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करें, बहुत ही हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज। अगर इसको हम किसी और चार्ज के पास, ये हमने चार्ज ले लिया और जिसको हम सोर्स चार्ज, मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आगे यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, और मैंने इस सोर्स चार्ज की देखने की कितनी इसकी इंटेंसिटी है। तो यहाँ अब जो मैं चार्ज यहाँ लेके जा रहा हूँ ना, इस चार्ज को मैं टेस्ट चार्ज तब बोलूंगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही क्या हो, बहुत ही कम हो, इतना कम हो कि ये इसकी जो फील्ड लाइंस है ये उसको क्या कर सके, इफेक्ट ना कर सके, बल्कि ये जस्ट इसको इफेक्ट करे और ये यहाँ से क्या हो जाए, रिपेल हो जाए। यानी कि बहुत ही इतना कम मैग्नीट्यूड होता है कि इसकी फील्ड को इफेक्ट नहीं करता। इस तरह के चार्ज को हम क्या बोलते हैं कि वो टेस्ट चार्ज है। क्लियर डिफरेंस समझ आ गई? तो ये इसका यहाँ क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, होपफुली आप इसका आंसर लिख लेंगे आप। और हमारे पास यूनिट चार्ज अगर बात करें तो अगर कोई भी चार्ज, यूनिट का मतलब ही क्या, यूनी से निकला, यूनी 1,
अगर 1 कूलम का चार्ज होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो क्या हम पॉइंट चार्ज को यूनिट चार्ज बोल सकते हैं? यस, हम पॉइंट चार्ज को यूनिट चार्ज बोल सकते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज 1 कूलम का होगा तो हम उस सिचुएशन में हम पॉइंट चार्ज को यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? डन, ओके स्टूडेंट। अब हम चलते हैं, ये इसलिए बताया क्योंकि डेफिनेशन में हमारे पास पॉइंट चार्ज आ जाता है, और जब आपको पॉइंट चार्ज का ही नहीं पता और ये टर्म्स का नहीं पता तो फिर आपको कैसी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, समझ आ गई पॉइंट चार्ज, ओके। यानी कि इसको भी रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, और ये एक डिस्टेंस पे पड़े हुए, या आप छोटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम कह देते हैं। यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई इसका क्या डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। ये Q1 है और ये मेरे पास क्या Q2 आ गया। अच्छा, कूलम से किया कुछ नहीं है, किया है भी, लेकिन हम अगर देखें एक मीम भी आपको मैं यहाँ साइड पे दिखा रहा हूँ, तो यानी कि उसने फोटो कॉपी ही किया ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला था, ठीक है, तो थोड़ी सी बस चेंजिंग कर दी, डन। अच्छा, यानी कि उसने इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी, अगर हम ये देखें कोई भी सिमिलर चार्ज हो या डिफरेंट चार्जेस हो, उनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होंगी वो कूलम से जस्ट फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यानी बी स्मार्ट बना है, वो स्मार्ट बना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फोर्स थी, यानी कि हम नहीं कह सकते मतलब कूलम, ठीक है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप था इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ, Q1 Q2। यानी कि इन दोनों चार्जेस को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनका जो भी मैग्नीट्यूड है उससे जो आंसर आएगा उसके साथ फोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि अगर यहाँ से दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसको जब हम मल्टीप्लाई करवाए हमारे पास आंसर बड़ा आएगा। यानी कि बड़े, यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड हम एक हमारे पास मान लो 5 कूलम था, एक हमारे पास 2 कूलम था, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट तो हमारे पास कितना आ गया 10 कूलम। इस सिचुएशन में क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या थी, हमारे पास ज्यादा थी, तो दैट्स व्हाई फोर्स भी ज्यादा लगी। एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास मान लो Q1 जो था वो 2 कूलम का था और Q2 भी कितना है, वो भी 2 कूलम का है। तो जो इनका प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारे पास, ठीक है, फोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। तो जो इनका प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ गया, वो 4 कूलम आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर स्क्वायर भी आ जाएगा, कूलम कूलम के साथ आएगा तो स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कूलम हमारे पास, अगर देखिए आप इस 4 पे वो देखें, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं अब फोर्स कम, अब जो कूलम की मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू थी दोनों चार्जेस से मिलके जो है वो कम हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी क्या लगेगी भाई, कम लगेगी। ऐसा है कि नहीं है, डन, ओके। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर मैग्नीट्यूड दोनों के बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो ये है कि अगर हमारे पास पहला चार्ज 5 कूलम का था और दूसरा चार्ज 2 कूलम का था, तो क्या ये जो हमारे पास 5 वाला था, ठीक है, मान लो ये हमारे पास जो 5 कूलम वाला चार्ज था ये वाला, और ये हमारे पास आ गया 2 कूलम का, या तो दोनों सिमिलर थे, सिमिलर से ही एक ही फोर्स से दोनों क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। इस सिचुएशन में मुझे आप बताएं आप कि क्या जो 2 कूलम वाला चार्ज ये तेजी से रिपेल होगा या आहिस्ता से रिपेल होगा, और 5 कूलम के लिए क्या सिचुएशन होगी। तो एक बात याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 5 कूलम है तो ये ज्यादा तेजी से क्या होगा, फोर्स यहाँ पे ज्यादा तेज लगी, नहीं। यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो कूलम से ये कहा था कि जो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है उनके किसके मैग्नीट्यूड का, उसी जितनी क्या होगी फोर्स लगेगी। यानी कि जो फोर्स है इस वक्त दोनों ही सिमिलर फोर्स क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। यानी कि जो फोर्स है वो दोनों के लिए ही क्या होगी, 10 कूलम ही होगी। जो ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो भी 10 कूलम, और ये भी करेगा वो भी 10 कूलम ही करेगा, क्योंकि वो डेफिनेशन बता रही है कि जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगी, और उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कम करेगा, ऐसे कोई सीन नहीं। हम कहेंगे दोनों ही इक्वली क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये बात याद रखनी है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ, ये रहा एसएलओ बेस्ड, क्या वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि अगर Q1 और Q2 है डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए, फर्स्ट वाला केस जो है हमारे पास, विल द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच चार्ज बी डिफरेंट, वाई और वाई नॉट। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक तो हम जिक्र कर देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ का, कि हर एक्शन का रिएक्शन है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो फोर्सेज है वो दोनों में क्या रहेगी, हमारे पास इक्वल रहेगी, ठीक है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। डन है यहाँ तक स्टूडेंट, ओके। और दूसरा यहाँ कूलम्स ने डेफिनेशन में भी बोला हुआ कि दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ है, ये रीजन भी है। साथ साथ यहाँ पे आपको साइड पे मैं आंसर भी अगर हो सका तो प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ अपने लफ्जों में लिखना है, ठीक है, ओके ओके। यहाँ तक आ गई समझ, डन। एक ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास और एक ये भी हो गया। और क्या है, इफ अ स्मॉल चार्ज एंड अ लार्ज चार्ज exert force on each other, which one will experience more acceleration। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो दे दिया, फोर्स उसने बोला है वो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन
जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा चार्ज ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो चार्ज है ये ज्यादा एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेशन में अगर हम देखेंगे तो ये चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। और इसको फिर आपने रिलेट कर देना F इज इक्वल टू ma के साथ, ठीक है। और दोनों इक्वल क्यों, उसको आप रिलेट कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के साथ कि दोनों का एक्शन इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। और दूसरी बात ये है कि उसने खुद यहाँ पे बोला हुआ है कि दोनों जो फोर्स है वो दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसकी ये रीजन थी। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो चार्ज जो यहाँ पे ये जो Q2 चार्ज होगा हमारे पास स्टूडेंट, ये ज्यादा एक्सेलरेट होगा एज कम्पेयर टू Q1 की। उसकी वजह क्या है, यस एनीवन? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो मास है यहाँ पर स्टूडेंट, जो मास है यहाँ पर हमारे पास, फोर्स तो दोनों में क्या है, इक्वल है, लेकिन जो मास है इस वक्त वो इस चार्ज का मास क्या है हमारे पास स्टूडेंट, ज्यादा है। और इस चार्ज का हमारे पास जो मास है वो क्या है, वो कम है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे कहेंगे क्योंकि मास इसका कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो वो होगी फोर्स है वो दोनों तरफ क्या है, वो दोनों तरफ ही इक्वल है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फोर्सेस दोनों में जो है वो इक्वल लगेगी। बेशक ये चेंज है, उसकी वजह बता दी, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो चार्ज Q2 जो होगा वो ज्यादा होगा। उसकी रीजन भी बता दी मैंने, F इज इक्वल टू ma करके बताना। और यहाँ पे मास जो है वो चार्ज 2 का कम है, तो ये रीजन है कि वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, एक्सेलरेट हमारे पास मास कम होने की वजह से वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। डन है स्टूडेंट, इसकी वजह से, ठीक है, ओके डन। अब यहाँ पर हम देखिएगा स्टूडेंट फर्दर, तो अब इस चीज को यहाँ तक नोट डाउन करें और हम यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चला गया मैं, ठीक है, और डन। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो एक बात होगी, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्रिस्टल हो जानी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पर एक और चीज हम देख लेते हैं, और वो ये है कि उसने कहा कूलम्स ने कि F का जो था हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है आर स्क्वायर की, यानी कि जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्स रिलेशनशिप है। डन है इनवर्स रिलेशनशिप का, ओके। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या वजह है कि यहाँ पे एक इसको आसानी से समझने के लिए आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास 2 मैग्नेट है और 2 मैग्नेट का ये हम कंसीडर कर देते हैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, और नॉर्थ साउथ आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ ले जाता हूँ तो ये आपस में अगर मैं इनको दूर करूंगा तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन वाली जो फोर्स थी वो क्या हो जाएगी, वो कम। तो यही है ना कि इनका जो बीच में डिस्टेंस है उसके साथ फोर्स का इनवर्स रिलेशनशिप है, और अगर मैं इनको करीब लाऊंगा तो ये तेजी से आपस में आएंगे। वजह क्या, डिस्टेंस कम हुआ, फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यही है कि अगर इन दोनों के बीच में हमारे पास डिस्टेंस कम होगा 2 चार्जेस के बीच में, तो उनका जो फोर्स होगा उसमें वो ज्यादा होगी। और अगर हमारे पास डिस्टेंस बढ़ जाए, 2 मैग्नेट उनको दूर दूर रहेगा, तो अब ये आपस में फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, ओके। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट में से ये पूछते हैं कि आर यहाँ तो जस्ट आर है कि दोनों में डिस्टेंस दूर होता जा रहा है, तो आर स्क्वायर की ही क्यों ले रहे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैंने चार्ज बनाया भी हुआ है, तो अगर मैं इस चार्ज को उतार लूँ थोड़ी देर, तो ये चार्ज आप अगर देखो तो ये एक स्फेयर है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, ये हमारे पास एक स्फेयर है। और स्फेयर जो होता है वो 3D शक्ल में होता है, और वो 3 डायमेंशन में क्या करेगा, जो फील्ड लाइंस है वो 3 डायमेंशन में बाहर निकल रही होंगी। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के इस वक्त यहाँ से भी फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, वहां से भी निकल रही है, यहाँ से भी, बैक एंड से भी। तो हर तरफ से इस वक्त क्या, इस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ हमारे पास क्या आ रही है, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। ये बात आ रही है समझ, ओके। तो अगर वो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और 2 चार्ज में यहाँ पे करीब ले जाता हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है, अभी ये जिस तरह ये रखे हुए मैंने, तो अगर ये 2 चार्ज है हमारे पास स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है जब मैं इनका डिस्टेंस यहाँ से दूर करूंगा तो फील्ड लाइंस कुछ तो यहाँ बैक एंड पे ही आ जाएगी, कुछ फील्ड लाइंस यहाँ से बैक एंड पे जाया हो जाएंगी, तो बीच में तो उनका जो फोर्स है वो और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस फोर्स को फर्दर कम दिखाने के लिए हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर पे उसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही तो वहां पे फोर्स कम लग रही है। तो फोर्स कम शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर स्क्वायर ले लेंगे। डन है, ओके। यानी कि जो सारी फील्ड लाइंस है वो उस दूसरे चार्ज पे नहीं लग रही, कुछ जो है वो ऐसी ही जाया हो रही है स्पेस के अंदर। डन, ओके।
और इसको फर्दर भी मैंने लाइट के साथ एक एग्जांपल में समझाया हुआ था। अभी फ़ोन नहीं है मेरे पास, फ़ोन तो स्टैंड पे लगा हुआ है, बट अदरवाइज मैं उस तरह भी आपको समझा देता। आप एक लाइट ले लीजिए और अगर हम उस लाइट को किसी सरफेस पे मारे करीब से, तो सारी लाइट उसके ऊपर क्या लग रही होगी, उस पर स्ट्राइक हो रही होगी। लेकिन अगर हम एक ज़रा सा भी इसको अगर फर्दर पीछे कर लें, जो हमारे पास लाइट सोर्स है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी। तो दैट्स वाई, क्योंकि बहुत कम इफेक्ट उस पर फील्ड लाइन्स लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, आर के ऊपर स्क्वायर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ओके, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और 2 को हम दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर। यस, बिल्कुल कर सकते। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास स्टूडेंट एफ है, वो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, एंड इनवर्स रिलेशनशिप विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड व्हेनेवर वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइंस, तो हम इसको किसके साथ रिप्लेस करते हैं, वी रिप्लेस इट विद अ कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे k, q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो दिस इज द फुल एंड फाइनल आंसर फॉर कूलम्स लॉ। तो ये हमारे पास इस वक्त कूलम्स लॉ आ चुका है। उसने बता दी कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसकी जो k है ना, इसकी कोई ना कोई k कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात से कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, वो होती है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है, और साथ आ जाएगा एप्सिलून नॉट। इसको हम बोलेंगे एप्सिलून नॉट। जब एप्सिलून नॉट लेते हैं तो इसको, ये परमिटिविटी है। अब ये परमिटिविटी क्या चीज़ आ गई, देखो दो चार्जेस है, अब इन दोनों चार्जेस के बीच में ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ क्या है, मीडियम है। और अभी इस वक्त दोनों में मीडियम क्या है, एयर है। एयर हटा दूंगा तो मीडियम क्या हो गया, मतलब फिर कोई मीडियम नहीं रहा, फिर वैक्यूम हो गया। ओ, अगर हम यहाँ पर जो एप्सिलून नॉट है, इसकी वैल्यू जो है, इसको हम एज अ एयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आप इसको वैक्यूम के लिए, पर बेटर ये कि आप इसको वैक्यूम में यूज करें। कि जो हमारे पास एप्सिलून नॉट है, जिसकी मैंने यहाँ वैल्यू भी लिखी हुई है, ये रहा वैक्यूम में, वो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 होती है। तो इसका मतलब है कि जो मीडियम क्या यूज हुआ है दो बीच में चार्जेस के बीच में, वो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यहाँ पेपर लूंगा तो वो इन दोनों की चार्जेस के फोर्स को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मीका ले लूँ या मैं कोई भी यहाँ मीडियम लूंगा, तो जितना मैं यहाँ पे मीडियम लूंगा वो क्या होता रहेगा, वो जो है इन दोनों की जो फोर्स है, अट्रैक्शन या जो रिपल्शन, डिपेंड अपॉन द चार्जेस ऑफ द, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, वो इन दोनों को क्या कर, असरअंदाज कर रहा है, फोर्स को असरअंदाज कर रहा है। तो यहाँ पर जो एप्सिलून नॉट है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास परमिटिविटी है। यानी कि परमिटिविटी क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि परमिटिविटी क्या चीज है, इज अ मेजर ऑफ हाउ इजीली एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू अ मटेरियल, कि कितनी आसानी से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो फील्ड लाइंस है, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो कितनी आसानी से जो फील्ड है वो पास हो जाती है किसमें से, किसी भी फील्ड में से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो सबसे कम है, वैक्यूम की परमिटिविटी कम है। अगर वैक्यूम की परमिटिविटी कम है, जो कि ये वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ के की जगह इस वैल्यू को, थोड़ा सा हम इसको आगे फर्दर देख लेते हैं, हम इसको फर्दर यहाँ के की स्टूडेंट वैल्यू क्या कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, किसके आ जाएगा हमारे पास, यस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और साथ क्या आ जाएगा एप्सिलून नॉट, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम देखें, जितनी इसकी वैल्यू कम आएगी परमिटिविटी की, तो फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इस नीचे वाली चीज का यहाँ पे। तो अगर हम देखें वैक्यूम में परमिटिविटी की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब है वहां पे हमारे पास फोर्स जब लगेगी दोनों चार्जेस के बीच में, वो क्या लगेगी, वो ज्यादा होगी। इस तरह हम अगर बाकी चीजों में देखें, मीका वगैरह में, तो वहां परमिटिविटी हाई है। अगर परमिटिविटी हाई होगा, इसका मतलब है वो फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। इजी है, क्लियर है, ओके, परमिटिविटी समझ आ गई, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पर और कोई क्वेश्चन भी आई गेस मैंने बनाया हुआ था, एक तो ये क्वेश्चन, ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है, डन। अच्छा, और फिर आगे हमारे पास हाउ कैन वी ट्रीट अ चार्ज, अच्छा इसको तो अभी आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, और ये एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लिया मैंने, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। अब इस पे अगर हम आ जाए, व्हाट आर टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा इसको भी देख लेते हैं, अभी देख ले, चलो इसको अभी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ऐसे कौन से दो डिफरेंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस मींस इसी फोर्स की बात कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंस है। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमारे पास, यानी कि अगर हम इसी फॉर्मूले को कंपेयर कर दें, इसको मैं यहाँ पे जरा कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे पास न्यूटन ने निकाला था,
F इक्वल है हमारे पास G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो न्यूटन ने यही हमने यहाँ पे ये हमें पता लग रहा है कि हर मास दूसरे मास का जितना वेट होगा हमारे पास, जितना वो मैसिव होगा, उतनी ही अमाउंट से वो दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है। यहाँ पे m1 m2, ठीक है। जितनी बड़ी हमारे पास मैसिव बॉडी होगी, जितना उनका मास ज्यादा होगा, उतनी इनके बीच में फोर्स के साथ मासेस का जो है आपस में क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जो जी यहाँ पे ये जो जी कांस्टेंट है, ये किसको बता रहा है, ये कोई भी इस वक्त इस दुनिया में जितनी भी चीजें स्टूडेंट वो एक दूसरे को खींच रही है। ये कैपिटल जी है, कैपिटल जी की वैल्यू स्मॉल जी से काफी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे ये बोर्ड खींच रहा है और बोर्ड भी मुझे खींच रहा है, लेकिन हर चीज इस वक्त एक दूसरे को खींच रही है। लेकिन ये जो फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, ये बहुत ही माइनर होती है। तो ये जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम हुआ है। लेकिन अभी आपने देखा, अगर हम यहाँ पे के कांस्टेंट की वैल्यू निकाले तो 9 मल्टीप्लाई बाय जब आप 4 पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ परमिटिविटी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, मैं साइड पे इसको यहीं पे कर देता हूँ स्टूडेंट, इस पार्ट को यहाँ पे, कि के इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और उसको अगर मल्टीप्लाई करवा दें एप्सिलून नॉट की वैल्यू जो कि हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12, तो ये ऑलमोस्ट 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 आ जाएगा। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 जो है एक बड़ी अच्छी खासी क्या वैल्यू है। तो यहाँ के कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जबकि जो जी की जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है। तो वो यही कह रहा है यहाँ पर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस में क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आप इस फॉर्मूले में डिफरेंस देख लो कि जो के है, ये हमारे पास जो फोर्स है ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जो चार्जेस के बीच में लग रही है। और जबकि ये जो जी है, जो दो मासेस के बीच में जो एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत ही कम है। ये भी आ गई समझ, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें, एक आगे डिफरेंस समझ, दूसरा डिफरेंस अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें तो वो ये है कि हमारे पास जो फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है वो हमारे पास अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो हमारे पास रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द चार्जेस ऑफ द नेचर। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल। लेकिन क्या हमारे पास जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ऐसे भी होता है कि वो आपको खुद ब खुद ही ऊपर फेंकने लग जाए? नहीं, जो ग्रेविटेशनल है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा अट्रैक्शन ही होता है। तो यहाँ पे आप कैसे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या करता है, वो हमारे पास अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो हमारे पास जो फील्ड फोर्सेज है, इट कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये हमारे पास अट्रैक्शन में भी हो सकता है, अट्रैक्ट भी हो सकता है, और हमारे पास यहाँ पे रिपल्शन भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो रिपल्शन भी हो सकती है और हमारे पास अट्रैक्शन भी हो सकती है। तो दोनों पॉइंट्स आपने साथ इसके लिख देने हैं। कोशिश करूंगा मैं साथ साथ नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। अच्छा ओके, अब फर्दर थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। और जितने इसके वक्त स्टूडेंट एस्ट्रो बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं ना इस टॉपिक में से, वो सब हो रहे हैं। लेक्चर लेंथी है लेकिन यहाँ पे चीजें भी तो सारी कवर हो रही है ना, आप इसको भी देखो, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। डन स्टूडेंट, जो भी हमने फोर्स कैलकुलेट की उसको किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर अभी आपको जो हमने निकाली थी उसको मैं जरा साइड पे लिख देता हूँ। इस जगह पे हमने देखा कि एफ जो था वो भी किसके बराबर है, इक्वल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसी चीज को हमने किस फॉर्म में लिखना है, जस्ट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। हमें पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, एफ जो है हमारे पास, इधर हम एफ कंसीडर करें, ठीक है, जो कि अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो वो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी कि इस एफ को मैं यहाँ एफ लिख दूंगा जो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और साथ जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसकी क्या बता रहा होगा, डायरेक्शन बता रहा होगा। तो यहाँ पे अभी जो हमने फोर्स बतानी है वो किसकी बतानी है, उसको जरा देखिएगा। हमने फोर्स देखनी है कि जो Q2 पे इस वक्त जो फोर्स लग रही है, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा यहाँ पे कि इस वक्त हमारे पास Q2 पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे Q2 पे देखना चाहूँ कि फोर्स कितनी लग रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। F2 का मतलब है कि जो Q2 पे जो फोर्स लग रही है बाय Q1, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो Q1 जो है F2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो यहाँ पे निकल आई, कि हम इसके निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसके हम डायरेक्शन भी बताएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास इस जगह तो वही जो F हमने फाइंड आउट किया हुआ था वो एज इट इज आ जाएगा। यानी कि इसको अगर मैं लिखूं तो F जो हमारे पास 2 1 है स्टूडेंट, वो बराबर आ जाएगा F के, और F तो यही सारा है जो कि है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फर्दर अब हम यहाँ पे अगर देखें इसको, तो ये भी इसके साथ क्या है हमारे साथ स्टूडेंट, यहाँ पे इसके पास जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास क्या होगा, 2 1 कहलाएगा। डन। अच्छा, अब देखते हैं इसकी जगह हम, ये जो इसकी जगह इसके अंदर हम क्या पुट करें। स्टूडेंट देखिएगा, जब हमारे पास ये चार्ज यहाँ था, ठीक है स्टूडेंट,
अगर करीब कर लूं तो ये यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुई और ये कहाँ चला गया, ये यहाँ पे चला गया। ऐसा है कि नहीं है? तो इसका मतलब है अभी इस पे फोर्स एक्सपीरियंस की और हम यही तो निकाल रहे हैं कि ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये यहाँ से वहां चला गया, इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे हो गया डिस्प्लेस। ऐसे हुआ कि नहीं? ये चार्ज इस तरह डिस्प्लेस हो गया और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट डाला वेक्टर फॉर्म में, और मैं कहूंगा जो डिस्प्लेस हुआ हमारे पास ये बॉडी, वो 1 से किसकी तरफ हुआ, वो 2 की तरफ जानिब हुआ। यानी फ्रॉम चार्ज 1 से डिस्प्लेस हुआ, यानी इस तरफ से पॉइंट 1 से वो डिस्प्लेस हो रहा है और किस पॉइंट की तरफ जा रहा है, पॉइंट 2 जो कि चार्ज 2 है, यानी इस तरफ हो जा रहा है। तो डिस्प्लेस इस तरफ हो गया। तो ये इसकी क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को बता रहा है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर इसी R12 को मैं यहाँ पे जरा कर इसको स्टूडेंट देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका अगर हम प्रॉपर जो है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया और ये इसकी क्या आ गई, इसके हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये इसका जो यूनिट वेक्टर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ये जो है यूनिट वेक्टर, उसकी कुछ खूबियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या है, वो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास की खूबी ये भी है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो जस्ट हमें किसको बता रहा है, वो हमें डायरेक्शन को ही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो F21 है ये भी क्या है, भी यूनिट वेक्टर है। तो ये किसको बता रहा है, ये भी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन को बताएगा और मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो F हमारे पास F21 है, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल हो जाएगा R12 के, क्योंकि दोनों ही यूनिट वेक्टर है। तो मैं इसको आपस में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो हेंस यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हम इस चीज को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे R यूनिट वेक्टर 1 2 के साथ। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल के आगे इस वक्त फिगर आ चुकी है। पास जगह पे यहाँ पे 2 1 भी होता है, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन हम जो अभी जिस तरह लेके चल रहे थे वो यहाँ से 1 2 से लेकर जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है। डन, ओके। फर्दर अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, अब किस पे सॉल्व करना है हमने, अब हम इसको यहाँ से, मैं इस चार्ज को यहाँ पे वापस ले आ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ओके, इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ओके, चलो पूरा दोबारा से हम कर लेंगे। ये ऐसे ही हुआ यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इस चार्ज पे देखना चाह रहे हैं कि इस पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो चार्ज है हमारे पास, ये कौन सा चार्ज है, चार्ज 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज 1 बाय किसकी वजह से, कौन लगाएगा, कौन फोर्स, चार्ज 2 लगाएगा। ठीक है, तो जो चार्ज 1 एक्सपीरियंस कर रहा है बाय चार्ज 2, वो भी इस तरह लिखेंगे। फिर किसके बराबर है, वही जिसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो वो एफ आ जाएगा, एफ की जगह तो डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर देता हूँ स्टूडेंट ऐसे ही। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा, एफ जो इसकी डायरेक्शन बताएगा, और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर 1 2, जिस तरह ये वाला 1 2 किया था, ये फिर इसकी 1 2 के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये चार्ज यहाँ पे है, और अब हम देख रहे हैं ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो डिस्प्लेस होगा वो पॉइंट चार्ज 2 से डिस्प्लेस होगा, और किसकी तरफ जा रहा है, चार्ज 1 जो है आगे अपनी तरफ ही जा रहा है, इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ यहाँ पे कि कुछ ऐसे डिस्प्लेस हो गया, इस तरफ गया, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई इसको हम कैसे लिखेंगे कि वो 2 से इस साइड पे डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, इस तरह करके डिस्प्लेसमेंट को हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। अगेन यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो वही सारा सिनेरियो दोबारा हो जाएगा जो यहाँ पे बताया हमने कि R जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये 2 1 जो हो रहा है हमारे पास, उसको R डॉट R जो हमारा यूनिट वेक्टर है 2 1 लिख सकता हूँ। और फिर हमें पता है यहाँ पे कि इसकी जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास यूनिट वेक्टर F12 स्टूडेंट, उसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ ना, यूनिट वेक्टर 2 1। क्यों, दोनों ही की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सेम है, एक ही है, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो यहाँ पे इसकी जगह स्टूडेंट हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम, मैं चले इधर ही लिख देते हैं, देखो रिप्लेस हो जाएगा, चलो नीचे लिख देते हैं F12 इक्वल है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसकी जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा, R2 1 आ जाएगा। ये इसके साथ क्या आ गया, इसको डायरेक्शन को बता रहा है। क्लियर, ओके। अब ये दो हमारे पास निकल आया जो हमने प्रॉपर इसको किस फॉर्म में लिख दिया वेक्टर। इसको फर्दर भी हम लिख सकते हैं काफी तरीकों से, यहाँ पे आर के ऊपर क्यूब भी आ सकता है, लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं जाते। और हमारे पास एक ये वाला आ चुका है इस वक्त हमारे पास, ठीक है, जो Q1 को बता रहा था, और ये हमें बता रहा है Q1 को बता रहा है, और ये Q2 पे जो हमारे पास लग रही थी। ठीक है, ये जो था हमारे पास Q2 पे जो फोर्स लग रही थी Q1 की वजह से, और ये किसको बता रहा है, Q1 पे जो फोर्स लग रही थी Q2 की वजह से। तो ये दो हमारे पास इस वक्त इक्वेशन आ चुकी है जो कि वेक्टर फॉर्म में। फर्दर इसको हम थोड़ी सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है स्टूडेंट कि जो फर्स्ट वाला था, जब हमने पहले सिनेरियो देखा था, तो जो ये वाला चार्ज था ये उस साइड पे जा रहा था, और अभी वाला अगर हम सिनेरियो देखें तो इसमें ये चार्ज इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, वो उनकी चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, कौन सा,
1 2 वो इक्वल है यूनिट वेक्टर किसके 2 1 के, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं कि जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, वो तो ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ पर इसके साथ एक के साथ क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। माइनस असल में यही बता रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, एक ऐसे जा रहा था और दूसरा तो ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन शो करवाने के लिए हमने क्या कर दिया, माइनस डाल दिया। अब जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, आप या तो इसको इसकी जगह पुट कर दो या इसको इसकी जगह पुट कर दो, जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो R12 जहाँ पे, उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, उसकी जगह हम -R21 भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -R21। अब इसको हम पुट कर देंगे, इस चीज़ को यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, इसको आपने लिखना है पुटिंग, ठीक है, इन इक्वेशन। इसको फिलहाल हमने 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम 1 में क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ 1 में पुट करूँ स्टूडेंट, मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, चले ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे f ऐसे ही रहा, 2 1 ऐसे ही आया, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर आ गया। और इसकी जगह क्योंकि हमें पता है ये चीज़ के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं -R21। माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम शुरू में भी ला सकते हैं। तो ये माइनस उठ के हमारे पास यहाँ पे शुरू में आ जाएगा, क्योंकि सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। ओके, अब अगर हम देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये जो चीज़ है, ये R21, इसको अगर हम ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा जगह बहुत लिमिटेड है मेरे पास, इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है। ये हम माइनस यहाँ ले लेते हैं स्टूडेंट, माइनस बाहर ही रखा, इसको और इसको, इस पूरी टर्म को हम देखें तो ये किसके इक्वल है, ये स्टूडेंट ये देखिए, ये सारी टर्म हमारे पास ये है और यहाँ पे भी ये सारा बराबर है F12 के। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि F जो हमारे पास 2 1 है वो इक्वल है, ये वाला माइनस बाहर ही रहा, F12 के। तो ये किसको शो करवा रहा है कि दोनों के जो फोर्सेज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, जो कि नेगेटिव साइन यही चीज़ हमारे पास इंडिकेट कर रहा है। स्टूडेंट होपफुली यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने 1 बाय 1 सब चीज़ें एसएलओ बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे वो भी इसमें डिस्कस कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।